Hello everyone, this is Manisha Vimal. Welcome to GK and GS preparation. इस वीडियो में हम NCF 2005 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर संकेत करती है, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर तीसरा मूल्यांकन और प्रक्रिया, और चौथा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो जो पाठ्यचर्या है शब्दावली है वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 2, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। नियंत्रित करने के लिए हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते हैं, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। बस प्रश्नों के उत्तर सीखने के लिए भी हम उन्हें समवयस्कों के साथ सीखने में अंतःक्रिया करने के लिए नहीं बोलेंगे। हम पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऐसा भी नहीं है कि बस हम पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए हम उन्हें ग्रुप में बिठा दें सीखने के लिए। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है कि जब वो ग्रुप में सीखेंगे या फिर पीयर लर्निंग करेंगे तो वो सामने वाले बच्चे से कुछ सीखेंगे, उन्हें सामने वाले बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, NCF 2005 के अनुसार इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं गलतियाँ। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऐसा NCF का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि छात्रों को बस लेबल किया जाए कि ये पास बच्चे हैं और ये फेल वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, ऐसा भी नहीं है। यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। हमें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, फिर भी हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार स्थान उपलब्ध कराती है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिर चौथा देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, या फिर सुविधादाता, या फिर अनुमतिपरक, या फिर सत्तावादी। तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका रखी है वो है सुविधादाता या फिर फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, या फिर विज्ञान एवं तकनीकी से। तो यह सभ्यता और प्रगति नामक गद्य पर आधारित है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और यह किसके द्वारा लिखा गया है सभ्यता और प्रगति? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई तंत्र प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई तंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, बच्चे समझ के सीख सकें, एक्टिविटी करके सीख सकें, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये उपयुक्त सभी जो हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। पाठ्यचर्या
पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, नहीं। जो 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, NCF है, वो इस बात पर बल देता है कि बच्चा केंद्र होना चाहिए, मतलब शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। हम ऐसी चीज़ों को क्यों रखेंगे जो समझ में ही ना आए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ऐसे अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो हम जाएंगे तीसरे ऑप्शन के साथ, जो कि सही है। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, NCF 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो NCF 2005 के अनुसार सीखना एक जो है वो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना। ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये बच्चों को एक्टिव रखते हैं पढ़ाई के दौरान। खोज करना, प्रश्न पूछे जाने चाहिए, वाद विवाद, ऐसा नहीं कि कुश्ती लड़नी चाहिए, वाद विवाद मतलब डिबेट जिसे बोलते हैं, बातचीत करना, विचारों की रचना करना। ये चार ऑप्शन सही हैं, तो हम यहाँ पे ABCD होना चाहिए था, तो यहाँ पे चार ऑप्शन सही हैं। फिर प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हम बाल केंद्रित शिक्षा को अभिरुचियों के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 11, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? योग जरूरी है, औपचारिक खेल जरूरी है, अनौपचारिक खेल जरूरी है, या उपयुक्त सभी? तो बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए तीनों चीज़ें ही जरूरी हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में, एक नेता के रूप में, एक आदेशक के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार या फिर NCF के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होगी वो सुविधादाता के रूप में होगी या फिर एक उत्प्रेरक के रूप में होगी जो बच्चों को सीखने में मदद करे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित हो जाते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह बात सही है, स्कूल के भीतर भी हम सीखते हैं और स्कूल के बाहर भी हम सीखते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बस हम स्कूल में ही सीखते हैं। तो यहाँ पे जो सत्य नहीं है हमें वो बताना है। तो बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं यह कहना गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और उसका डेवलपमेंट भी भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही यहाँ पे जो सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 14, NCF 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, और चौथी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो
एनसीए 2005 के अनुसार जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा किसमें देनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां या इनमें से कोई नहीं। तो जो एनसीए 2005 है वो आकलन के लिए क्या कहता है कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों का आकलन किया जाए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 17, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। पिछले अध्यापन की बात करना या फिर सामान्य अध्यापन की या फिर सृजनशील या फिर कक्षा केंद्रित। तो अगर ज़्यादा बच्चे हैं कक्षा में तो बच्चे जो हैं क्रिएटिव रूप से नहीं सीख पाएंगे या फिर आगे वाले ही बच्चे सीख पाएंगे या पीछे वाले नहीं कम सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक हो जाता है ऐसी कक्षाओं में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 18, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या फिर परिवार की असफलता को। तो यदि बच्चे फेल होते हैं तो हम बच्चों को, समाज को या फिर उनके परिवार को नहीं दोषी करार देते हैं, बल्कि अब वो हमारी असफलता मतलब टीचर की असफलता को दर्शाते हैं या फिर स्कूल की यहाँ पे मतलब टीचर की असफलता या फिर स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये सभी जो है गणित शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए एनसीए 2005 के अनुसार। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 20, डैश की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। गणित की चिंताओं, भाषा की चिंताओं, पर्यावरण की चिंताओं या फिर मातृभाषा की चिंताओं। तो यहाँ पे पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 21, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, इन सभी स्तरों पर होगा। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वही सही होगा, इन सभी स्तरों पर। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो जो एनसीए 2005 है वो शिक्षा बिना बोझ के सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल दे देती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया? हर्बर्ट, गिलबर्ट, एल्बर्ट, अजवर्ग। तो हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का दर्शन दिया। दर्शन किसने किया? किसने दिया? तो हर्बर्ट ने जो है ना, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ्य योजना नामक से इनकी योजना है हर्बर्ट की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 24, गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चों पर ध्यान दे सकें, किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सकें, वे अपना स्वमूल्यांकन कर सकें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गतिविधि अध्यापकों को यह मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा।
प्रश्न नंबर 25, अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है, केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों के लिए, शिक्षक एवं छात्रों दोनों के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुशासन जो है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।